इस प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे हम इनको 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स को। दूसरी टाइमलाइन में हम कवर करेंगे उन प्रोग्राम्स को जो डील करती हैं सेलेस्टियल बॉडीज से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो आपके सैटेलाइट लॉन्च थी वो थी 1975 की लॉन्च, जिसमें हमने लॉन्च की थी आर्यभट्टा सैटेलाइट को। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जिसमें सोवियत यूनियन ने इंडिया की मदद की थी। अब इसके बाद 1979 में हमने लॉन्च किया भास्कर 1 को। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी जिसमें टीवी और माइक्रोवेव कैमरा को हमने इंस्टॉल किया था। और उसी साल 1979 में हमने खुद के लॉन्च व्हीकल डेवलप करने के लिए शुरुआत की थी और इसके लिए हमने टेस्ट की थी रोहिणी टेक्नोलॉजी को। इसके तुरंत बाद 1980 में हमने पहली बार इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इसका नाम था रोहिणी RS-1। इसके एक साल बाद 1981 में हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के थ्रू अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी और इस सैटेलाइट का नाम था रोहिणी RS-1D। और उसी साल 1981 में हमने फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही लॉन्च किया गया था। और इसके एक साल बाद हमने लॉन्च किया था इनसेट सीरीज की पहली सैटेलाइट को। अब यहाँ पे ये कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल के लिए हमने यूज की थी सैटेलाइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो 1982 में हमने लॉन्च की थी। 1983 में हमने लॉन्च की थी इनसेट 1B को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जहां पर हमने फोकस किया था टीवी, रेडियो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर। आइए अब समझते हैं इन इनसेट सीरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके इसके बारे में। इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब बात की जाए इस सीरीज की तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया का। न केवल इंडिया का बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा बात की जाए कि किन एजेंसीज ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, तो यहाँ पे आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन भी। अब इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में जब हमने लॉन्च किया था इनसेट 1B को। इसके बाद से ही आप देखते हैं कि इंडियन कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत बड़े चेंजेस आए और जो आज भी कंटिन्यू देखते हैं। और आगे चल के आप देखते हैं कि हमने इनसेट सिस्टम को जीसैट सिस्टम से मर्ज कर दिया। अब बात की जाए क्या पोटेंशियल बेनिफिट है इस इनसेट सिस्टम के, तो आइए उन्हें जानते हैं। पहला है जो हमारे दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक एडुसैट है, एक टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है। इन दोनों में ही हम इनसेट सीरीज की सैटेलाइट को यूज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे एजुकेशनल टीवी सर्विसेज है, जैसे हम बात करें डीडी साइंस के बारे में, इनमें भी ये इनसेट सीरीज की सैटेलाइट को हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो आप IPL के मैच देखते हो या फुटबॉल के मैच देखते हो या न्यूज सुनते हो, उनके लिए भी हम इनसेट सीरीज की सैटेलाइट को यूज करते हैं। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इनसेट सीरीज की सैटेलाइट का हम यूज करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आप इनको एक एक करके। बात की जाए एडुसैट प्रोग्राम की, तो इसे लॉन्च किया गया था 2004 में जब हमने GSLV के थ्रू एक डेडिकेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया था एजुकेशन पर्पस के लिए। अब आइए देखते हैं कि वर्क कैसे करती है। देखिए, मान लीजिए ये आपके सर हैं और ये सर अपनी सिटी में बैठे हैं और ये एक सिग्नल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्टेड है। अब इसके लिए आप यूज करते हैं एक सैटेलाइट को जिसका नाम दिया गया एडुसैट, और इसके थ्रू ही वेरियस बच्चे जो अलग अलग कोने में बैठे हैं इंडिया के, वो इस लेक्चर को अटेंड कर पाते हैं। तो ये इस सैटेलाइट का काम है जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। उसके अलावा बात की जाए सेकंड सर्विस की, तो एजुकेशनल टीवी सर्विसेज। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीडी साइंस या डीडी उर्दू वगैरह चैनल्स की, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के अंदर नॉलेज को एनहांस करने की। अब इसके लिए भी आप इनसेट सीरीज की सैटेलाइट को यूज करते हैं। अब थर्ड सर्विस की बात की जाए तो टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर जगह, हर ऑफिस में या हर हॉस्पिटल में हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पाता। अब इसी कारण की वजह से आप देखते हैं कि शहरों में जो मरीजों की तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इसी को कम करने के लिए 2001 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टेलीमेडिसिन प्रोग्राम, जहां पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से, ताकि ये डॉक्टर ऑनलाइन चेकअप कर सके उन मरीजों का जो रिमोट एरिया में रहते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, कहीं ना कहीं मरीज को आप शहर लेके जाते हो तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। इससे इसमें जो डॉक्टर आपके सिटीज में बैठे हैं वो ऑनलाइन आपकी सारी रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे, आपको एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन मिल पाएगा इजीली। अगली सर्विस है टेलीविजन सर्विसेज। अब देखिए, आप घर पे बैठे IPL का मैच एंजॉय करते हैं या वर्ल्ड कप एंजॉय करते हैं, वो कैसे करते हैं? इन्हीं इनसेट सीरीज की सैटेलाइट के थ्रू, जिससे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 100% कवरेज प्रोवाइड कर सके 100% पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे अभी तक हमने 65% ऑफ एरिया कवर किया है इंडिया का, और इसमें हमने लगभग 90% पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। अब इसी में आ जाता है आपका डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जहां पे हम डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट कर देते हैं अपने डिश एंटीना को। अगली इंपॉर्टेंट सर्विस है सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, एक है कॉस्पास और एक है सरसैट। एक लॉन्च किया है आपके रशिया ने और दूसरी लॉन्च की है आपकी USA और फ्रांस ने। जो कॉस्पास है ये रशिया की सैटेलाइट है, वेयर एज ये सरसैट है ये फ्रांस और US की सैटेलाइट है। अब इसमें हम यूज करते हैं वेरियस सिग्नल्स को, जिससे अगर कोई भी बंदा डिस्ट्रेस में है तो वो इन सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट हो सकता है सैटेलाइट से, जिससे रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन का पता लग सके। अब यहाँ पे जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भी हो सकती है, और उन्हीं बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है ल्योसार, जियोसार और म्योसार, यानी कि LEOSAR, ल्योसार, म्योसार और जियोसार। अब यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं सैटेलाइट की पोजीशन के हिसाब से। अगर सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो उसका नाम होगा ल्योसार, अगर मिडिल ऑर्बिट में है तो उसका नाम होगा म्योसार, और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है तो नाम होगा जियोसार। इंडिया ने ऐसे दो टर्मिनल बना रखे हैं जहां पे ऐसे सिग्नल को हम रिसीव करते हैं। एक लखनऊ में लोकेटेड है, दूसरा बेंगलुरु में। यहाँ पे ये इनसेट सीरीज सैटेलाइट कहां पे लोकेटेड है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो यहाँ पे इसे कहा जाएगा जियोसार। अगली सर्विस है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे किसी भी टाइप का आपका डिजास्टर हो, चाहे वो फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक, इसके लिए हम इनसेट सीरीज की सैटेलाइट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये दो पर्पस के लिए यूज करते हैं हम, एक है इमेजिंग के लिए और दूसरे कम्युनिकेशन के लिए। तो इन दोनों ही केसेस में आपको कहीं ना कहीं अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आप बेटर मैनेज कर सकते हैं अपने डिजास्टर्स को। उसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इनसेट 3D के बारे में। देखिए, ये एक एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसमें हम 3D इमेजेस को गैदर करते हैं। इसकी एप्लीकेशन आपकी क्लाइमेट चेंज में और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों की फील्ड में है।
अब फर्दर हम अपनी टाइमलाइन से कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं 1992 की, जब हमने पहली बार लॉन्च की थी इनसैट 2A सीरीज को। अब इस सैटेलाइट में हमने सेकंड जनरेशन कम्युनिकेशन को यूज करना स्टार्ट किया था और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब 1994 में हमने पहली बार सेकंड लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया था जिसका नाम था PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसकी पहली बार टेस्टिंग की गई थी 1994 में, जिसके थ्रू हमने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम था RSP-2। अब बात करते हैं 2001 की, जब हमने पहली बार JSLV के लिए टेस्टिंग कंडक्ट की थी। यहाँ पे हमने GSAT-1 को लॉन्च किया था जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी। इसके बाद 2002 में हमने लॉन्च की थी METSAT, इसका नाम है ओरिजिनली कल्पना 1। अब बात की जाए METSAT की, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें हम मेट्रोलॉजी से रिलेटेड डाटा को गैदर कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम है METSAT। अब बात करते हैं 2003 की, तो यहाँ पे हमने रिसोर्ससेट नाम के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जो एडवांस वर्जन है आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 2004 में प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था एडुसेट प्रोग्राम, और इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया था 2004 में। उसके बाद 2008 में हमने अपना पहला लूनर प्रोब भेजा था जिसका नाम है चंद्रयान 1, और 2011 में हमने रशिया के साथ कोलैबोरेट करके यूथसैट नाम की एक सैटेलाइट को भेजा था। इसके अलावा 2011 में ही हमने फ्रांस के साथ मिलकर एक वाटर साइकिल के ऊपर रिसर्च करने वाली सैटेलाइट को भेजा था जिसका नाम था मेगाट्रॉफिक। अब बात की जाए 2012 की, तो यहाँ पे हमने रीसैट को सेंड किया था। ये एक ऑल वेदर रडार था जिससे हम बेटर वेदर फोरकास्टिंग कर सकते थे और इंडिया की इमेजिंग भी कर सकते थे। तो ये एक तरह की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी को भेजा था 2015 में जिसका नाम था एस्ट्रोसैट, और ये एक मल्टी वेवलेंथ स्पेशल ऑब्जर्वेटरी थी जो आपकी लोकेटेड है आउटर स्पेस में। देखिए यूएसए ने अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को नापने के लिए, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास कॉस्ट एक कंस्ट्रेंट है तो इस वजह से हमने एस्ट्रोसैट में ही इन सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। अब उसके बाद बात करते हैं 2018 की, जब हमने एक्सीडसैट-1 को लॉन्च किया था। ये पहली बार एक प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इंडिया में। उसके बाद बात कीजिए कलामसैट V2 की, ये वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर हम बात करें इनमें से एस्ट्रोसैट के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, या कब हमने लूनर मिशन लॉन्च किया उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा यहाँ पे दो चीजें और आपको ऐड करनी है। देखिए 2014 में हमने यहाँ पे लॉन्च किया था मंगल मिशन, ठीक है जी, 2014 में। उसके अलावा 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इन दोनों को भी आप अपनी इस टाइमलाइन में ऐड कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। देखिए 2008 में हमारा पहला मिशन था दैट इज चंद्रयान 1। 2014 में हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था। 2019 में हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को। उसके अलावा आगे आने वाले जो प्रोग्राम है इनकी डेट में कुछ उठापटक हुई है रिसेंट टाइम में। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि कोविड के कारण इनमें से कई प्रोजेक्ट डिले में चल रहे हैं। जैसे बात की जाए आदित्य L1 की, तो ये थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू कोविड। सेम गगनयान मिशन के साथ भी यही प्रॉब्लम है और शुक्रयान मिशन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इन्हें एक एक करके। बात की जाए चंद्रयान 1 की, तो ये पहला इंडिया का लूनर प्रोब था। इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में और ये ऑपरेशनल रहा था अगस्त 2009 तक। इस मिशन में हमने दो चीजें इंक्लूड की थी। एक था ऑर्बिटर जिसका काम था मून के आसपास चक्कर काटना, और दूसरा था इंपैक्टर। मान लीजिए ये आपका ऑर्बिटर है, ये इसमें से निकल के मून के सरफेस को टच करने वाला पहला इंडिया का ऑब्जेक्ट होने वाला था। उसके अलावा इसे लॉन्च करने के लिए हमने यूज किया था PSLV XL रॉकेट को। इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जहां पे लोकेटेड है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। उसके अलावा ये एक मेजर बूस्ट था आपके इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए, बिकॉज इसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया का जो वर्चस्व है स्पेस एजेंसीज के तौर पे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनहैंस हो गया था, और इसके बाद ही इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डेवलप करता है। अब जैसा कि मैंने आपको चंद्रयान मिशन के बारे में बताया था कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक था ऑर्बिटर और दूसरा था आपका इंपैक्टर। अब ये जो इंपैक्टर था ये ऑर्बिटर से अलग होता है 14 नवंबर 2008 को। अब जब ये अलग होता है तो हम इसे एक कंट्रोल्ड मैनर में मून के सरफेस पे उतारते हैं। अब जैसे ये उतरता है तो आपको दो या तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला ये कि ये जो इंपैक्टर था ये उतरा साउथ पोल पे था चांद के। उसके अलावा इसके बाद भारत चौथी ऐसी कंट्री बन गया था जिसने मून के ऊपर हार्ड या सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और दो बात की जाए यहाँ पे हमने हार्ड लैंडिंग की थी, जहां पे हमने एटमॉस्फेयर से यानी अपर सरफेस से किसी चीज को मून के ऊपर ड्रॉप किया था। अब जहां पे ये ड्रॉप हुआ था उस एरिया का नाम था स्केल्टन क्रेटर। अब आपको ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि क्रेटर क्या होता है। देखिए ये एक तरह का डिप्रेशन या गड्ढा होता है जो आपको किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर मिलता हो। अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक डिप्रेशन है या एक गड्ढा है मून के सरफेस पे तो उनको हम कहते हैं क्रेटर। अब यहाँ पे इस क्रेटर का नाम था स्केल्टन क्रेटर। अब जैसे ही आपका जो प्रोब है या इंपैक्टर है वो इंपैक्ट करता है मून के सरफेस पे तो इससे निकलते हैं सब सरफेस से कुछ सॉइल के पार्टिकल ऊपर की तरफ, और इन्हें ही एनालाइज करके हमें पता लगा कि लूनर सरफेस पे हमें पानी भी मिलता है और आइस भी मिलती है। अब जहां पे ये इंपैक्ट हुआ था, जैसे ही ये इंपैक्ट हुआ उसके बाद इंडिया ने इस पॉइंट को नाम दिया जौहर पॉइंट। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं चंद्रयान मिशन की जो आपको याद रखनी है। पहला ये कि इसकी वजह से हमें पहली बार पता लगा कि मून के सरफेस पे पानी की प्रेजेंस है। उसके अलावा हमें यहाँ से एविडेंस मिले कि एंशिएंट टाइम में जो लूनर लावा फ्लो करता था उसके कारण लूनर सरफेस पे केव्स बनी हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि पास्ट में लूनर सरफेस पे भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती थी जैसे अर्थ के केस में होती है। अगला इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा मॉम मिशन, जिसे हम मंगलयान भी कहते हैं और मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। इसे इसरो ने लॉन्च किया था नवंबर 5 2013 को। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसने मार्स की ऑर्बिट में एंट्री की थी सितंबर 24 2014 को। इतना टाइम इसको उसकी ऑर्बिट में जाने में या ट्रैवलिंग में लग गया था। अब ये पहली बार था जब इंडिया ने किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन को लॉन्च किया था, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के लिए ये हमारा पहला मिशन था, और इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको अचीव किया हो। इन सबके अलावा यहाँ पे जो भी हमने टेक्नोलॉजी ये जो भी चीजें यूज की थी वो इंडिजिनियसली बिल्ड थी। इस मिशन को भेजने का एम क्या था? देखिए यहाँ पे हम मार्स के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना चाहते थे। अब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले जो डाटा मिलता था वो हमारे पास सेकंड हैंड डाटा आता था, मतलब यूएसए से या अदर स्पेस एजेंसी से। अब हम ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो डाटा हो वो अपना खुद का हो। अब जैसे ही हमने इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया तो इसके बाद हम एक एलीट ग्रुप में पहुंच गए। यहाँ पे हमारे साथ है सोवियत यूनियन, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
क्योंकि ये इकलौते ऐसे देश हैं जिन्होंने मार्स की ऑर्बिट में पहले प्रवेश किया हुआ है। अभी तक चाइना का कोई भी मिशन यहां तक नहीं पहुंच पाया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा एशिया में ऐसा करने वाले हम पहले देश हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको लॉन्च करने के लिए हमने PSLV एक्सेल वर्जन को यूज किया था। इसका मॉडल नंबर था PSLV C25। अब इसरो ने JSLV की जगह PSLV पे इतना भरोसा क्यों दिखाया? देखिए, जो PSLV है इसरो का बेस्ट और रिलायबल लॉन्च व्हीकल है, जिसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा बहुत था हमें, और इसी वजह से मंगल मिशन में हमने इसी को इस्तेमाल किया। अगर बात की जाए पेलोड की, तो इसमें हमने एक मार्स कलर कैमरा को यूज किया था, जिससे हमें मार्स के एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझने में मदद हो सके। अब बात की जाए स्पेसक्राफ्ट को हम ट्रैक कैसे कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि लोकेटेड है बेंगलुरु में। उसके अलावा इसमें हमारी हेल्प कर रही है नासा भी, जिसका GPLS डीप स्पेस नेटवर्क को हम यूज कर रहे हैं। इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इंटरप्लैनेटरी जितने भी मिशन भेजते हैं, इनके बारे में हम अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। मतलब कि किस तरह का प्लानिंग चाहिए, किस तरह का डिजाइन चाहिए, किस तरह की मैनेजमेंट या ऑपरेशनल चाहिए, उन सब चीजों को जानना चाहते थे हम, ताकि फ्यूचर में भी हम ऐसे मिशन को कंडक्ट कर सकें। उसके अलावा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्स के सरफेस के बारे में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। किस तरह के मिनरल वहां पर मिलते हैं, किस तरह की मॉर्फोलॉजी है वहां की, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, इन सबको हम इंडिजिनियसली बिल्ड इंस्ट्रूमेंट से जानना चाहते थे। अगर बात की जाए इसके लाइफ स्पैन की, तो इनिशियली इसका जो लाइफ स्पैन था वो 6 मंथ था, बट क्योंकि इसके अंदर जो चीजें यूज की गई थी वो अभी भी कारगर है, क्योंकि वो इंडिया में बनी थी, चाइना में नहीं, तो इस वजह से ये अभी भी इसके फ्यूल के कारण चल रहा है। अब बात करते हैं मंगलयान की क्या इंपॉर्टेंट आउटकम रही है। देखिए, इससे हमने मार्स की एक एटलस ड्रॉ कर ली है। जो इमेजेस हमें मिली थी, तो उससे हमें काफी हद तक ये पिक्चर क्लियर है कि मार्स पे कहां पर कौन सी चीज लोकेटेड है। उसके अलावा जो मार्स पे डस्ट स्टॉर्म आती है, ये कितने किलोमीटर तक ऊपर उठ सकती है, इसके बारे में भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो और ज्यादा इनहैंस हुई है। उसके अलावा जो हमारा ऑर्बिटर है, इसके थ्रू हम मार्स के फुल डिस्क की इमेज ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा डेमोस, जो मार्स का एक मून है, उसके बारे में भी हमें काफी कुछ जानने को मिला है, और खासकर हम इसकी भी फार साइड की इमेज ले सकते हैं इस ऑर्बिटर के थ्रू। इन सबके अलावा एक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी चाहिए, मार्स के 2 मून होते हैं, एक है फोबोस और एक है डियोमस। ये बात हुई मंगलयान की। आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। बात की जाए चंद्रयान 2 की, तो ये सेकंड मिशन है आपका मून के लिए इंडिया का। यहाँ पे हमने 3 चीजें भेजी थी, एक था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अब बात की जाए यहाँ पे जो पेलोड यूज किया है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इनके नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट इनका काम क्या था उसे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे थे कि मून की टोपोग्राफी के बारे में अपनी नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। उसके अलावा किस तरह के मिनरल आपके मून पे मिलते हैं, इसके बारे में भी हम एडवांस नॉलेज लेना चाहते थे। साथ के साथ हम ये जानने की कोशिश में थे कि मून पे कहाँ कहाँ वाटर और आइस के सिग्नेचर हमें मिलते हैं। उसके अलावा हम लूनर एक्सोस्फीयर की भी स्टडी करना चाहते थे थ्रू दिस चंद्रयान 2। अब बात की जाए चंद्रयान 2 की, तो यहाँ पर 3-in-1 एयरक्राफ्ट को हमने यूज किया। देखिए, इसमें एक था ऑर्बिटर जो मून के आसपास घूमेगा, दूसरा था लैंडर जिसका नाम है विक्रम, तीसरा था आपका रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। देखिए, जो विक्रम नाम है ये विक्रम साराभाई जी के नाम पे दिया गया है, वेयरएज प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम। अब आइए समझते हैं ये तीनों वर्क कैसे करेंगे। देखिए, जो ऑर्बिटर था वो मून से 100 किलोमीटर ऊंचाई पे घूमेगा, जिससे वो डाटा कलेक्ट करेगा अबाउट मून। अब इसके बाद हम लैंडर को ड्रॉप करेंगे यहाँ से, और ये एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून के सरफेस पे। लास्ट टाइम हमने हार्ड लैंडिंग की थी, बट इस बार हमारी उम्मीद ये थी कि हम एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। अब जहां पे ये लैंडिंग होगी, उसके बाद ये लैंडर जो है वो ओपन होगा, और इसमें से एक 6 पहियों का व्हीकल निकलेगा जिसे हमने नाम दिया था प्रज्ञान। अब जैसे ही ये जो लैंडर है ये आपके मून के सरफेस पे उतरेगा, इसके बाद से ये मून के एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज कलेक्ट करनी स्टार्ट करेगा, मतलब उसको स्टडी करना स्टार्ट करेगा। उसके अलावा जो मून पे अर्थक्वेक आते हैं या सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेगा ये लैंडर। अब बात की जाए ये लैंडर उतरा कहां पे था, तो ये उतरा था साउथ पोल पे। अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? देखिए, एक तो हम पहले ही साउथ पोल के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उसके अलावा जो साउथ पोल है, यहां पर आपको इतनी ज्यादा सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये एक अनटच्ड एरिया है। अब अगर यहाँ पर सनलाइट नहीं आती, तो यहाँ पे वाटर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम यहाँ पे जो मून के अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में भी अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते थे, खासकर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर के बारे में। इसी वजह से हमने कोशिश की थी कि हम साउथ पोल पे लैंड करें। अब बात करते हैं रोवर की। ये जो रोवर है, ये 6 पहियों की एक मशीन थी जो स्लोली मून के सरफेस पे मूव करेगी, और इसका काम क्या था? ऑब्जर्वेशन करना और डाटा कलेक्ट करना अबाउट दी मून सरफेस, कि ये जो सरफेस है ये किस तरह से बना हुआ है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, कौन से एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये सब काम किसका था? रोवर का। आइए अब बात करते हैं चंद्रयान मिशन की लाइफ स्पैन की। देखिए, जो लैंडर और रोवर थे, इनका काम सिर्फ 14 दिन का था, फिर अगर बात की जाए ऑर्बिटर की, तो उसका लाइफ टाइम था 1 साल का। इसके अलावा फर्दर कुछ नॉलेज है जो आपको जाननी चाहिए चंद्रयान 2 के बारे में। देखिए, इसमें हमने बहुत अलग अलग टाइप के कैमरास को यूज किया था, जिससे हम 3D मैप क्रिएट कर सके मून के सरफेस का। उसके अलावा यहाँ पे हम मिनरल कॉम्पोजिशन जानने वाले थे मून की, और मून के एटमॉस्फेयर के बारे में अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करने वाले थे। साथ के साथ हमारी कोशिश ये भी थी कि हम मून पे कितना पानी मिलता है इसके बारे में भी और अच्छे से जान सके। अब देखिए, जो इसका ऑर्बिटर है वो तो ठीक ठाक चला, बट जो इसका लैंडर था उसके साथ कुछ एक इंसिडेंस हो गया, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि ये जो मिशन है वो पार्शली फेल हो जाता है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि जो रोवर था वो लैंडर के अंदर था। अब जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से जो लैंडर के फंक्शंस थे और जो रोवर के फंक्शन थे वो दोनों ही परफॉर्म नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ये जो मिशन है वो पार्शली फेल हो गया। ऑल्दो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए और फ्यूचर के अपने मिशन को कहीं ना कहीं और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अब बात की जाए आदित्य L1 की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आदित्य का मतलब होता है सन। तो यहाँ पे हम सन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि L1 क्या होता है। बेसिकली L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में जहां पे न सन की ग्रेविटी महसूस होती है ना अर्थ की, और ऐसे इन टोटल 5 पॉइंट है, जैसा कि इस इमेज में गिवन है। देखिए, ये है आपका L1, ये है आपका L2, L3, L4 और L5। इन पांचों ही पॉइंट पे आपको जो सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो महसूस नहीं होता। अब बात की जाए कि आदित्य L1 को हम कहां पर प्लेस करेंगे। देखिए, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ, तो इनके दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है L1, हम यहाँ पे आदित्य L1 को प्लेस करने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2015 में हमने अपनी पहली स्पेस बेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था, जिसका नाम था एस्ट्रोसैट।
अब ये हमारी दूसरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी, यानी कि ये भी एक क्या है, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। उसके अलावा इस आदित्य L1 का ओरिजिनल नाम था आदित्य 1, जिसके थ्रू हम सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करने वाले थे। अब ये सोलर कोरोना क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए ये आपका सन है, इसके आउटर एटमॉस्फेयर में जो ये एरिया होता है इसी को कहा जाता है सोलर कोरोना। मान लीजिए अगर कंप्लीट सूर्य ग्रहण है तो आपको जो आउटर एरिया दिखता है सन का, दैट इज सोलर कोरोना। अब इस आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए हम यूज करने वाले हैं PSLV XL। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं PSLV बहुत भरोसेमंद है, तो इसी वजह से हम इस मिशन में भी इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बात की जाए अदर ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे हम सन के बारे में एक होलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, ना केवल हम कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे, वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही, बट उसके अलावा जो सन का फोटोस्फीयर है उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ जो क्रोमोस्फीयर एरिया है जहां से यूवी रेज आती हैं उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ जो सोलर एमिशन टाइम टू टाइम हमारी अर्थ की सैटेलाइट्स को परेशान करती हैं, हम उनके बारे में भी अपनी नॉलेज को फर्दर इनहैंस करेंगे। इसके अलावा सोलर विंड, सोलर फ्लेयर या कोरल मास इजेक्शन, इन सबको भी हम ऑब्जर्व करेंगे इस आदित्य L1 के साथ। अब अगर हमें इनके बारे में नॉलेज अच्छे से होगी तो भविष्य में जो सन के कारण अर्थ को